हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अजांगा आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हम सिलेबस एनालिसिस ज्योग्राफी ऑप्शनल का कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ेंगे और ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेबस को समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि हमें पढ़ना होता है, जानना होता है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत सारे बच्चों के हमें कमेंट्स भी मिले हैं कि वो बता रहे हैं कि सर हमें भले ही हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी ना हो बट स्टिल हमें प्रीलिम्स में, मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं ज्योग्राफी में जो हम समझ नहीं पाते हैं, वो यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि क्लाइमेटोलॉजी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। वैसे ही आज अगर आप देखेंगे तो हम ओशिनोग्राफी के बारे में बात करेंगे, ओशिन्स की दुनिया के बारे में बात करेंगे, महासागर विज्ञान जो है उसके बारे में बात करेंगे। वहां कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं उनको भी आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 के सिलेबस को देख रहे हैं, पाठ्यक्रम को देख रहे हैं। हर ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शनल पर्टिकुलर एक उस प्रकार का ऑप्शनल है जहां अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेते हैं तब भी वो सारे टॉपिक्स, वो सारे पॉइंट्स जो आप जीएस में पढ़ते हैं वहां पर आपको ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ती है। और अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसी के साथ साथ में आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपका रहता है तो जीएस में जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसी के साथ में आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल, वही टॉपिक, सेम टॉपिक्स के साथ में ज्योग्राफी ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। हम लास्ट सेशन में भी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के सेशन में भी देखेंगे किस प्रकार से जीएस और ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस कितना ज्यादा सिमिलैरिटी रखता है, कितनी ज्यादा समानता यहां पर हमें देखने को मिलती है। चलिए तो पेपर 1 जो है उसकी हम बात कर रहे थे। पेपर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का सिद्धांत, उसके बारे में हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने देखा था टोटल 10 सेक्शंस बनते हैं, 10 भाग बनते हैं, 10 हिस्से इसके हमें देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन जो है, पहले 5 सेक्शन को हम एक सब सेक्शन नाम देते हैं, या एक बड़ा सेक्शन जो है वो हम नाम देते हैं, दैट इज द फिजिकल ज्योग्राफी, प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के रूप में भी हम इसको देखते हैं। इसके अंदर टोटल 5 सेक्शन बनते हैं और ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के अंदर भी 5 सेक्शन बनते हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं और कितनी जीएस के साथ में सिमिलैरिटी है, समानता है, ये भी हमने देखी। देन लास्ट सेशन में हमने क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान के बारे में बात करी थी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। और हमने लास्ट सेशन में देखा क्लाइमेटोलॉजी पूरा का पूरा, एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ अलग पढ़ना पड़ता हो, पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी, पूरा का पूरा जलवायु विज्ञान, जीएस वाला ही पार्ट यहाँ पर भी हमें देखना रहता है, यहाँ पर भी हमें पढ़ना रहता है। नेक्स्ट, आज हम ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सेक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं वो मैंने मेरी तरफ से ऐड नहीं किए हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। मैंने सिर्फ आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ कंपाइलेशन यहाँ पर किया है। इससे ज्यादा आप देखेंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में अलग मिलेगी, इंग्लिश में अलग मिलेगी, और वहां पर आपको ये सेम पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। यानी यूपीएससी ने डिफाइन कर रखा है सिलेबस को, वेल डिफाइंड सिलेबस हमें देखने को मिलता है, बहुत शानदार तरीके से हमें देखने को मिलता है। एक एक टॉपिक जो है वो यूपीएससी ने हमें बता रखा है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो आज देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के अंदर यूपीएससी ने मेंशन किए हैं। चलिए तो बढ़ते हैं समुद्र विज्ञान की तरफ। ओशिनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बॉटम टोपोग्राफी ऑफ द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशिन, तीन, टोटल 5 ओशिन हमें धरती पर देखने को मिलते हैं। उनमें से 3 ओशिन जो हैं उनकी बॉटम टोपोग्राफी, यानी वो अंदर से कैसे हैं, हिंदी में तलीय स्थलाकृति, अंदर से तल कैसा है, ऊपर से पानी हमें दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए एक ओशिन है, तो अंदर क्या मिल रहा है, ऊपर तो पानी भरा हुआ हमें दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो कैसे हैं, बॉटम टोपोग्राफी कैसी है, उसको हमें स्टडी करना है, उसको हमें जानना है। किस किस की 3 के नाम स्पेशली दिए यूपीएससी ने, अटलांटिक ओशिन, इंडियन ओशिन एंड पैसिफिक ओशिन। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन तीनों का नाम स्पेशली यूपीएससी ने यहाँ पर दे रखा है, मेंशन कर रखा है। देन दूसरा पॉइंट जो हम यहाँ पर देखते हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, महासागरों का तापमान एवं लवणता। महासागरों का तापमान कहाँ ज्यादा होता है,
कहाँ कम होता है, सैलिनिटी लवणता जो है वो कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, और इनका प्रभाव क्या पड़ता है, इनका इफेक्ट जो है आसपास के क्लाइमेट पर, जलवायु पर या मानव पर किस प्रकार का प्रभाव इनका देखने को मिलता है। हर सेशन में मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप, मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। तो ऐसे में हमें जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो मानव पर कैसे लागू होता है, उसका फायदा नुकसान कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो मानव पर डेफिनेटली होगा, ह्यूमंस पर डेफिनेटली होगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा ही है जहां पर हर एक चीज, हर एक टॉपिक जो हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं, वो हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। और सिलेबस में यूपीएससी ने वही टॉपिक्स मेंशन किए हैं या उन टॉपिक्स को मेंशन किया है जिनका प्रभाव हम पर होता ही है, और उसको जानना भी है। भले ही वहां पे टॉपिक का नाम सिर्फ ये लिखा, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, महासागरों का ताप एवं लवणता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने टेम्परेचर कहाँ कैसा होता है, सैलिनिटी कहाँ कैसी होती है यही पढ़ लिया, उसका प्रभाव क्या है हम पर ये नहीं पढ़ा तो ज्योग्राफी अधूरी है, भूगोल अधूरा है। उसका प्रभाव हम पर, ह्यूमन सोसाइटी पर, मानव समाज पर कितना है, ये डेफिनेटली हमें साथ साथ में स्टडी करते हुए चलना ही चलना है। सिविल सर्विसेज की दुनिया में हमें हमेशा, चाहे हम जीएस में पढ़ रहे हो चाहे यहाँ ऑप्शनल में पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी में स्पेशली हर वो चीज जो हम पढ़ रहे हैं उसका मानव समाज पर, ह्यूमन सोसाइटी पर किस प्रकार से इंपैक्ट है, किस प्रकार से प्रभाव है, इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ हमें हमेशा पढ़ना है। तो अगर आप देखें ये दो टॉपिक जो हमने बात करी हैं, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस ऑप्शनल तीनों में हमें देखने को मिलते हैं। यानी आप ऑप्शनल में ना भी पढ़ो तब भी प्रीलिम्स और मेंस में ये टॉपिक आपको पढ़ना ही है। टेम्परेचर सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस, ये भी आपको प्रीलिम्स और मेंस में तो पढ़ना ही है, और वहीं पढ़ करके आपका ऑप्शनल भी तैयार हो जाता है। अलग से कुछ ऑप्शनल की तैयारी, प्रिपरेशन यहाँ पर लगती ही नहीं है। वही चीज़ें जो आप जीएस के लिए पढ़ रहे हो उन्हीं चीज़ों से आपका ऑप्शनल तैयार हो जाता है, या वही चीज़ें जो आप ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हो उन्हीं से आपका जीएस भी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें हीट एंड साल्ट बजट, ऊष्मा एवं लवण बजट, ऊष्मा और लवण का बजट। बजट जैसा शब्द कल भी हमने देखा था। बजट यानी कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। यानी हीट की बात करें, ऊष्मा की बात करें तो कितनी हीट आ रही है ओशियंस के पास, यहाँ पर्टिकुलर ओशियंस की बात हो रही है, महासागरों की बात हो रही है। तो महासागरों के पास में कितनी ऊष्मा आती है और कितनी ऊष्मा जाती है, हीट आती है जाती है, उसका पूरा लेखा जोखा हमें देखना है। और साथ ही साथ साल्ट का बजट भी देखना है। यानी महासागर जो हम जानते हैं, महासागरों का नमक पानी खारा होता है, अंदर नमक होता है, साल्ट होता है। पहली चीज तो आया कहाँ से ये भी हमें जानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कहाँ घटता है कहाँ बढ़ता है। तीसरी चीज ये कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। इन सब चीजों के बारे में हमें जानना है यहाँ पर, उन सब चीजों को, टॉपिक्स को हमें यहाँ जानना है। और डेफिनेटली उसका मानव पर प्रभाव तो देखना ही देखना है, मानव समाज पर, आसपास के जो मानव हैं उन पर किस प्रकार से उसका अफेक्ट, प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ये टॉपिक अगर आप देखें तो ये भी प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन हमें मिलेगा। आप चाहे ज्योग्राफी ऑप्शनल मत लो तब भी ये सब टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखेंगे ओशियन डिपोजिट्स, महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपोजिट्स। ओशियंस जो है हमारे अंदर, उसके अंदर बहुत सारा पानी नदियों द्वारा ले जा करके डाला जाता है। नदियां अपने साथ में बहुत सारी चीजें बहा करके लाती हैं, चट्टानों के टुकड़े, साल्ट्स, जो साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिंदा मरे हुए किसी भी अवस्था में, वो ले जा करके समुद्र में ऐड होते रहते हैं, समुद्र में जुड़ते रहते हैं। वापस उसी समुद्र से पानी जो है वो भाप बन करके ऊपर उठेगा, लेकिन जब वो ऊपर उठेगा तो प्योर फॉर्म में, शुद्ध रूप में उठेगा। वापस वो पानी कहीं जा करके बरसेगा, बरस करके फिर फ्लो करता हुआ नदियों के रूप में आकर के फिर समुद्र में मिलेगा, नए सेडिमेंट्स और लेकर के आएगा, नए अवसाद और लेकर के आएगा। तो वो सारे सेडिमेंट्स, वो सारे अवसाद जो है वो कहीं ना कहीं बॉटम में, गहराई में निक्षेपित होते रहेंगे। जैसे आप अपने आसपास किसी झील को देखें, बारिश के मौसम में झीलों के अंदर काफी सारा पानी आकर के इकट्ठा होता है। वो पानी जनरली स्टार्टिंग में मटमेला दिखता है, टर्बुलेंट वाटर जिसको हम बोलते हैं, मटमेला पानी हमें देखने को मिलता है। और धीरे धीरे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जाकर के देखो वो पानी की सारी मिट्टी जो है, सारे सेडिमेंट, सारा कचरा जो है वो सब नीचे बॉटम में जाकर बैठ जाता है, पैंदे में जाकर के बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। ओशियंस के साथ भी यही कहानी, यही घटना चलती है। नदियां रोज हर समय 24 आवर्स जो है खूब सारा पानी ओशियंस के अंदर ऐड कर रही है, और उसके साथ में खूब सारे सेडिमेंट्स, अवसाद उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। तो वो अवसाद कहाँ कैसे जाकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, और वो अवसाद हमारे काम कैसे आ सकते हैं। हम भले ही यहाँ पर ओशियन डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, महासागरीय निक्षेप की बात करें, लेकिन मैं जैसा आपको हर बार कह रहा हूँ, उसका हमारे ऊपर प्रभाव तो होना ही होना है, कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, किसी न किसी प्रकार का होना ही होना है। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं ओशियंस के,
इनको हम निकाल करके लाते हैं वापस, इनको अलग अलग जगहों पर काम में लिया जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपने एक नाम सुना होगा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, बहुधात्विक कण। बहुत सारी धातुओं में बहुत सारी धातुएं जो है इसके अंदर मिश्रित होती है, मिक्स्ड होती हैं। दोज आर दी पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, और वो ओशियन डिपॉजिट से ही निकल करके आते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अंदर से निकल करके आती हैं, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमें यहाँ पर करना होता है। तो ये भी अगेन एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों में कॉमन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेव्स, करंट्स एंड टाइड्स, तरंग, धाराएं एवं ज्वार भाटा। इन तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों टॉपिक्स को हमें जानना होता है। ओशियन वेव्स क्या होती हैं, महासागरीय तरंगे क्या होती हैं, ओशियन करंट्स क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं क्या होती है, जलधाराएं जिनको हम बोलते हैं, एंड ओशियन टाइड्स क्या होते हैं, महासागरीय ज्वार भाटा, जो जल स्तर ऊंचा नीचा घटता बढ़ता रहता है, वो क्या होता है, कैसे होता है, और इनका इफेक्ट, प्रभाव, प्रभाव हमारे ऊपर कैसे है, मानव समाज पर कैसे, मानव समाज को, ह्यूमन सोसाइटी को ये कैसे अफेक्ट करती, प्रभावित करती है, वो सब पॉइंट हमें यहाँ पर जानने होते हैं। अगेन अगर आप देखें तो जीएस ज्योग्राफी में भी हम इसको पढ़ते हैं, कोई स्पेशल टॉपिक ये है नहीं। नेक्स्ट देखें तो मरीन रिसोर्सेस, समुद्री संसाधन, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे संसाधन हैं जिनके नाम नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बायोटिक रिसोर्सेस, जैविक संसाधन, जीवित जीवों के रूप में कौन कौन से संसाधन हमें मिल रहे हैं, जो भी मछलियाँ, केकड़े वगैरह वगैरह जो भी हमें मिल रहा है उनसे, दो वो जो है हमारे जैविक संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेस है। मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, खनिज संसाधन मिलते हैं बहुत सारा, पेट्रोलियम मिलता है हमें बहुत सारा, शैल गैस जो है वो हमें देखने को मिलती है बहुत सारी, जो मीथेन हाइड्रेट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे, एंड जो हमने अभी ओशियन डिपॉजिट्स की बात करी, महासागरीय निक्षेपों की बात करी, उनको भी निकाल करके लाया जाता है, वो भी खनिज हैं बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ऊर्जा संसाधन जो है वो हमें ओशियन से बहुत सारे प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो उन सब के बारे में हमें स्टडी करनी है। वो सारे प्रकार के जो मरीन रिसोर्सेज हैं, वो सारे प्रकार के जो समुद्री संसाधन हैं, उन सब के बारे में हमें यहाँ पर जानना होता है, समझना होता है। और डेफिनेटली संसाधन है, रिसोर्स है, तो वो हमारे किसी न किसी प्रकार से काम आएंगे। संसाधन या रिसोर्स वही पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ जो हमारे किसी भी तरीके से काम आ सके, दैट इज अ रिसोर्स, या हिंदी में हम उसे संसाधन कहते हैं। एक चेयर है, वो अगर आपके बैठने के काम आ रही है तो वो आपके लिए रिसोर्स है, संसाधन है। अगर वो बैठने के नहीं काम आ रही तो बंगार है, वो हमारे लिए किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं है। कोई पेन है, किसी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पेन जो है उसके लिखने के काम आ रहा है, वो उसके लिए संसाधन है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसके लिए वो पेन लिखने के या किसी भी काम नहीं आ रहा, वो उसके लिए रिसोर्स नहीं है। तो संसाधन वो चीजें जो हमारे लिए किसी न किसी रूप से काम में आती है, किसी भी रूप में, छोटे बड़े किसी भी रूप में हमारे लिए काम आती है, वो संसाधन या रिसोर्स कहलाते हैं। तो ऐसे जितने भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, डेफिनेटली उनका हम कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से उपयोग तो कर ही रहे हैं, तभी वो हमारे लिए काम के हैं, तभी हम उनको संसाधन कह रहे हैं, रिसोर्स कह रहे हैं। तो ये हमारे किस प्रकार से काम आ रहे हैं, ये भी हमें यहाँ पर जानना होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है कोरल रीफ्स एंड कोरल ब्लीचिंग। महासागरों की दुनिया की एक विशेषता, एक बहुत स्पेशल दुनिया है, अंडर वाटर गार्डन्स के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, जिनको हम कोरल्स के नाम से या हिंदी में प्रवाल के नाम से जानते हैं। वो प्रवाल, वो कोरल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पहले तो हमें ये समझना होता है। कोरल रीफ्स क्या होती हैं, प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं, ये हमें समझना है यहाँ पर। एंड उनकी ब्लीचिंग हो रही है, कोरल जो है वो बहुत मल्टी कलर्स होते हैं, बहुत रंग बिरंगी दुनिया हमें देखने को मिलती है, इसीलिए उनको अंडर वाटर गार्डन कहा जाता है। लेकिन आज की डेट में उनका कलर उड़ रहा है। ब्लीचिंग या विरंजन शब्द हिंदी में जो आप देख रहे हो, विरंजन या ब्लीचिंग शब्द का मतलब होता है कलर उड़ जाना, वो रंग उड़ता चला जा रहा है, ब्लीच होता जा रहा है, विरंजित होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से कोरल्स जो हैं, प्रवाल जो हैं, उनका विरंजन होता चला जा रहा है, वो गायब होते चले जा रहे हैं। वो जो रंग बिरंगी दुनिया है वो अब वो बचती हुई हमें नहीं देखने को मिल रही। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें वो कोरल की ब्लीचिंग हमें देखने को मिलती है। प्रवाल जो है वो कौन कितने प्रकार की भित्तियां होती है, प्रवाल भित्तियां अगर हम देखें तो कितने प्रकार की होती हैं, इन ये कैसे बनती है उसके बारे में भी कुछ थियरीज हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग सिद्धांत हैं। वो सारे सिद्धांत, वो सारे थियरीज हमें यहाँ पर जाननी होती हैं। और ये कोरल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इतना महत्व क्यों है, इतने महत्वपूर्ण क्यों है, किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो सब पार्ट भी हमें यहाँ पर देखना होता है। तो कोरल वाला एक पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पर हमें डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप देख रहे हैं दैट इज द सी लेवल चेंजेस।
समुद्र तल परिवर्तन। समुद्र तल परिवर्तन आज की डेट में अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह पर आप इस चीज को देखेंगे कि समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे तो देश ही ऐसे हैं जो अपने शहर खाली करवा रहे हैं। जैसे इंडोनेशिया को हम देखें, वो अपनी जो कैपिटल है जकार्ता, जकार्ता को ही खाली करवा रहा है, दूसरी कैपिटल, नई कैपिटल जो है वो बनाने जा रहा है, नुसंतारा नाम की एक नई राजधानी बना रहा है। ऐसे बहुत सारे देश, भारत में भी बहुत सारे शहर हैं। भारत में भी अगर हम देखें तो मुंबई जो है, मुंबई शहर जो है उसके बहुत सारे अनुमान है कि वो आधा डूब जाएगा अगर समुद्र का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आधा डूब जाएगा, पूरा डूब जाएगा। हमारे तटीय कोस्टल एरिया में बहुत सारे जो शहर हैं वो सब डूब जाएंगे क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। अब ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और इसके क्या प्रभाव होंगे, क्या एस्टिमेट्स हैं, क्या अनुमान है, और क्या प्रभाव होंगे, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हमें करनी होती है। अगेन ये सारे टॉपिक्स जो हम देख रहे हैं ये सब हम जीएस में पढ़ते हैं। सी लेवल चेंज तक जितना भी हम कुछ देख रहे हैं जीएस में पढ़ते हैं। एंड लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक अगर आप देखें, लॉ ऑफ सी, समुद्री नियम। जनरली यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, यूएन क्लॉस जिसको हम कहते हैं, हिंदी में जिसे हम कहते हैं समुद्र के नियमों पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, यूएन क्लॉस के नाम से हम इसको जानते हैं। वो कैसे आया, उसके कौन कौन से पॉइंट्स है, वो कैसे डिसाइड करता है, किस किस तरीके से देशों की सीमाएं जो है वो निर्धारित करता है, बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन करता है। होता क्या है, किसी भी देश को अगर हम देखें, अगर हम भारत को ही देखें तो भारत समुद्र में कहां कहां तक क्या क्या काम कर पाएगा ये भी तो जानना जरूरी है। हम चले गए यहाँ पर रिसोर्स लेने, इधर से पाकिस्तान भी आ गया रिसोर्स लेने। हम चले गए यहाँ पे रिसोर्स लेने, इधर से श्रीलंका भी आ गया रिसोर्स लेने, संसाधन लेने, मछली पकड़ने, अंदर से किसी भी प्रकार का माइनिंग करना, ड्रिलिंग करना, अंदर से किसी प्रकार का संसाधन, मिनरल रिसोर्स जो है अ, निकाल करके लेकर के आना, खनिज संसाधन निकाल कर लेकर के आना। दोनों देशों में झगड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरा है, मेरे पड़ोस में ही है, श्रीलंका बोलेगा मेरे पड़ोस में, इधर पाकिस्तान बोलेगा मेरे पड़ोस में, भारत बोलेगा मेरे पड़ोस में है। तो झगड़ा ना हो उसके लिए कोई नियम होने चाहिए कि ये इतना इतना एरिया तुम्हारा होगा, इतना इतना एरिया हमारा होगा, इतना इतना एरिया किसी का नहीं होगा, इंटरनेशनल होगा, सभी के लिए साझा होगा, सभी के लिए जो है जिस प्रकार से हम जमीन पर नियम देखते हैं, जमीन पर जनरली हम देखते हैं कि एक घर की बाउंड्री होती है, वो अपना घर होता है, उसके बाहर किसी और का घर होता है। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र होता है, जैसे सड़क है तो सड़क वो सार्वजनिक है, सभी के लिए आने जाने के लिए बनी हुई है। ऐसे ही ओशियंस की दुनिया में भी, महासागरों की दुनिया में भी किसी देश का एरिया कितना होगा, कौन सा एरिया उस देश का नहीं होगा, कौन सा एरिया इंटरनेशनल वाटर्स कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जल कहलाएगा, यानी वो सभी के लिए काम आ सकता होगा। ऐसे कुछ नियम जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो उन्हें हमें यहाँ पर समझना होता है लॉ ऑफ सी के अंतर्गत, समुद्री नियम के अंतर्गत। अगर इस टॉपिक को आप देखें तो ये भी जीएस में हमें पढ़ना पड़ता ही है। एंड लास्ट टॉपिक अगर आप देखेंगे तो मरीन पोल्यूशन, समुद्री प्रदूषण। समुद्रों की दुनिया को आज हम बहुत ज्यादा प्रदूषित करते चले चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड करते चले जा रहे हैं, प्रदूषित करते चले जा रहे हैं। तो वो क्यों प्रदूषित हो रहे हैं, क्यों पोल्यूटेड हो रहे हैं, क्या अंतर, क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार के प्रभाव, अफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, किस किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रभाव जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, उन सबको यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करनी होती है। अगेन ये टॉपिक भी ऐसा है, मरीन पोल्यूशन, जो हमें जीएस में भी पढ़ना होता है पोल्यूशन वाले पार्ट के अंतर्गत। यानी अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा ओशिनोग्राफी टॉपिक जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर जो जो टॉपिक्स यूपीएससी ने मेंशन किए हैं यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल में, वो यूं के यूं हमें जीएस के लिए भी पढ़ने होते हैं, यूं के यूं एज इट इज जीएस के लिए हमें पढ़ने होते हैं। और इसीलिए मैं जनरली बच्चों को कहता हूं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल 500 नंबर का ऑप्शनल मात्र नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ा तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के तो 500 नंबर में से जितने भी आप लाएंगे वो 500 नंबर तो है ही, इसके अलावा जीएस में भी 300 से 400 नंबर की हेल्प आपकी कर देता है। 300 से 400 नंबर की हेल्प आपको आसानी से मिल जाती है, इंटरव्यू में भी हेल्प मिल जाती है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल इसीलिए सबसे ज्यादा बच्चे, अगर आप देखेंगे पिछले हर साल में देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे, चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, हर बच्चा ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ जाता दिखाई देता है। क्योंकि जब वो सिलेबस उठा के देखता है तो उसको कहानी समझ आ जाती है, सर हम अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं भी लेंगे तब भी ये सब कुछ पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर यही सब कुछ पढ़ के ऑप्शनल भी तैयार हो जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हमने कल सेम चीज क्लाइमेटोलॉजी में भी देखी थी। हमने
क्लाइमेटोलॉजी के अंदर भी देखा 100% टॉपिक्स वही हैं जो जीएस में भी हैं, जो ऑप्शनल में भी हैं। अभी अभी हमने समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी में देखा 100% टॉपिक्स वही हैं जो जीएस में भी हैं, ऑप्शनल में भी हैं। हमने उससे पहले जो जियोमॉर्फोलॉजी का सेशन किया था, भू आकृति विज्ञान के बारे में बात करी थी, वहां भी हमने देखा 90% टॉपिक्स वही हैं जो जीएस में भी है, ऑप्शनल में भी है। यानी 10% यहाँ पर जरूर एक्स्ट्रा पढ़ना रहा, वरना यहाँ तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ही नहीं पढ़ना रहा। जो जीएस में पढ़ा था वही यहाँ ऑप्शनल में भी काम आ रहा है, जो ऑप्शनल में यहाँ पढ़ रहे हैं वो जीएस में भी काम आ रहा है। तो एक ही चीज पढ़ के अगर हम दो दो तीन तीन जगह ना मार्क्स ला सकें, वही टॉपिक पढ़ेंगे प्रीलिम्स में भी मार्क्स दिलाएगा, प्रीलिम्स क्लियर करवाएगा, कट ऑफ क्लियर करवाएगा। वही टॉपिक पढ़ के जीएस में अलग अलग पेपर्स में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3, अलग अलग सेक्शंस में हमें हेल्प मिलेगी, हम वहां पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब कर पाएंगे। और वही टॉपिक पढ़ के यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल भी जो है वो हमारा ऑप्शनल में भी हम मार्क्स लाएंगे। तो कितना शानदार काम जो है वो आपका हो गया, आपके कितने ज्यादा एफर्ट्स बच गए, कितना ज्यादा प्रयास जो है वो आपका बच गया यहाँ पर। वरना आप कोई और ऑप्शन लेते हैं, जीएस में तो ये सब कुछ पढ़ते ही पढ़ते, ये वाले दोनों सेक्शन पूरे के पूरे पढ़ते, ये वाला सेक्शन 90% आप पढ़ते, और इसके अलावा ऑप्शनल के लिए अलग से पढ़ते। वो कहानी पूरी अलग ही चल रही है, वो सारी दुनिया अलग ही चल रही है, वहां आपको और अलग से तैयारी करनी। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो, मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, और मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे, ये यूपीएससी ने ही लिखे हैं। जितने भी टॉपिक्स आप यहाँ पर देख रहे हो वो सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं यूपीएससी ने ही मेंशन कर रखे हैं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से, मैंने आपके लिए कोई टॉपिक यहाँ पे मेंशन नहीं किया। और यूपीएससी, कई बच्चे जिनको समझ नहीं आता कि हमें क्या पढ़ना है ज्योग्राफी के अंदर, भले उनका ऑप्शनल ज्योग्राफी ना हो, तब भी वो ऑप्शनल ज्योग्राफी का सिलेबस उठा करके देखते हैं कि ओशिनोग्राफी में पढ़ना क्या होता है, समुद्र विज्ञान के अंदर पढ़ना क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स उसके अंतर्गत आते होंगे। तो यहाँ एक बहुत बड़ी हेल्प जो है वो हमें मिल जाती है, बहुत बड़ी सहायता हमें मिल जाती है। राइट, कहानी क्लियर होगी यहां तक, बात समझ आ रही होगी? कमेंट कर दें एक बार फटाफट। नेक्स्ट बात करते हैं पढ़ेंगे कहां से, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की, फिर बात करते हैं कहां से पढ़ेंगे, कौन सी बुक हमारे पास में होनी चाहिए जिससे हम इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। पहला अनाउंसमेंट, ज्योग्राफी ऑप्शनल बच्चे जो मुझसे ज्वाइन होना चाहते हैं, ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस डिस्कशन चल रहा है। ये सिलेबस डिस्कशन कंप्लीट होते ही हम टॉपिक्स स्टार्ट कर देंगे, एक एक सेक्शन को जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, फिर आज जो हमने ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान की बात करी वो पढ़ेंगे। ऐसे एक एक सेक्शन जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो जो बच्चा अभी इसके साथ में जुड़ना चाह रहा है, इस ऑप्शनल बैच के साथ में जुड़ना चाह रहा है, अभी उसको जबरदस्त डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। 30,000 रुपए का ये बैच है, ऑनलाइन बैच है, कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस जो है हमारी चलेगी, लाइव क्लासेस चलेंगी। जैसे अभी आप मेरे साथ में लाइव क्लास देख रहे हो वैसे ही लाइव क्लास रहेगी। आप हाथों हाथ कमेंट कर सकते हो, किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो, आप हाथों हाथ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये लाइव बैच जो है वो 30,000 रुपए का बैच है, बट फिलहाल इस पर 50% 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ 15,000 15,000 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। उसमें भी अगर आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको एक कूपन कोड का ऑप्शन दिखता है, उस कूपन कोड में अगर आप पीवी सर 500 कूपन कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी 14,500 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, जो कि काफी नॉमिनल प्राइस है। लास्ट बैचेस जो मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं, बच्चों ने 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए में पढ़े हैं डिस्काउंट्स के साथ। इस बार आपको डिस्काउंट जबरदस्त मिल रहा है, 50% ऑफ प्लस 500 रुपए का एडिशनल डिस्काउंट जो है वो आपको मिल रहा है। तो 14,500 रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। तो जो बच्चा ज्वाइन होना चाह रहा है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, फिर प्राइसेस जो है वो और बढ़ जाने वाले हैं। बच्चे जो है फिर हमें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर वो पुराने वाले डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें दिला दो, फिर हम नहीं दिला पाते हैं। जब डिस्काउंट होता है तब बच्चे की नींद उड़ती नहीं है, फिर बाद में जो है नींद उड़ती है, हमें भी ज्वाइन करना है सर, अब डिस्काउंट दिला दो, तब नहीं हो पाता है। तो अभी जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। 14,500 रुपए में ये बैच फिलहाल आपको अवेलेबल है। डिटेल आप और जानना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर 8750711100 या 223334, इन में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैपिंग बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैपिंग बैच जो है एक जबरदस्त इनोवेशन है हमारी तरफ से, एक लंबा बैच है ये,
बच्चों को कई बार लगता है सर ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। इवन दैट हमने जो लास्ट ईयर बच्चों को प्रीलिम्स के लिए 99 रुपीज में मैपिंग कराई थी, वो भी काफी लंबा बैच जो है वो हमारा चला था। ये एक एडवांस मैपिंग बैच है जो 4 महीने का बैच आपके लिए होने वाला है। जबरदस्त इन डेप्थ मैपिंग हम यहाँ पर करते हैं, और साथ ही साथ हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसको मैप के साथ में कनेक्ट करके समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं जो मैपिंग से जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, या मैप, वर्ल्ड मैप जो है, इंडिया का मैप जो है, उन सब चीज़ों के साथ में जुड़ सकता है। उन सब पॉइंट्स को, टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं। एक ज़बरदस्त टाइप का इनोवेशन। और अगर आप इसका रिजल्ट देखें तो पिछले साल, अभी ये जो 2024 का प्रीलिम्स हुआ है, इस प्रीलिम्स के अंदर 9 क्वेश्चन मैपिंग के आए थे, और 9 में से 8 क्वेश्चन बच्चे मेरे इसी बैच के थे, जो एडवांस मैपिंग बैच लास्ट ईयर जिन बच्चों ने पढ़ा था, वो बच्चे आसानी से कर पा रहे हैं और बहुत सिंपल लग रहा है उनको। मैपिंग वाला सेक्शन बहुत सिंपल लग रहा है। जनरली बच्चों, मैं देखता हूँ बच्चों को मैपिंग जो है बहुत टफ लगती है। अरे सर मैपिंग तो पता नहीं क्या ही होती है, हमें तो समझ ही नहीं आती है, पता नहीं क्या ही चलता रहता है उसके अंदर, कैसे हम इतनी सारी लोकेशन जो है वो याद कर लें। आपके दिमाग में याद करने का मतलब रटना होता है, तो हम कैसे इन सबको रट लें, जबकि रटना नहीं पड़ता है। मैपिंग जो है उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, डेफिनेटली काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसको कैसे लंबे समय तक रिटेन किया जाए वो भी मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। उस मैपिंग को कैसे समझा जाए, उसके अपने कुछ कंसेप्ट्स हैं, वो कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए तो मैपिंग हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाती है। मैप देखना, मैप पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, और साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के लेवल पर ले जा करके आपको रखा जाता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आए तब भी आप आसानी से कर पाएं, मेंस में जो है हम आसानी से मैप के थ्रू काफ़ी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लिख सकें। एंड जिन बच्चों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, हिस्ट्री ऑप्शनल है, मैपिंग के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिल जाती है। तो ये बैच जो है हमारा, ये भी 50% ऑफ पर फिलहाल आपको अवेलेबल हो रहा है। 1999 रुपये का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको 999 में उपलब्ध हो रहा है 50% डिस्काउंट के साथ। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है जल्दी से जल्दी जुड़े। 22 जुलाई से हमारी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रही हैं। 22 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8750711100, या 22233445, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे आंसर राइटिंग बैच से जुड़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं मेंस के लिए, तो 1999 में आपको पर मंथ 1999 में ये बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है। हर मंथ आप जो है इसकी इंस्टॉलमेंट पे करके आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। हम बच्चों के लिए इंस्टॉलमेंट जैसा ऑप्शन रखते हैं और पर मंथ रखते हैं। लंबी इंस्टॉलमेंट जो है वो आप रख सकते हैं, हर महीने आप इस बैच का पेमेंट करके आप इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसा जनरली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, हमने सर फला जगह पर पैसा दे दिया था, फुल पैसा ले लिया उन्होंने, अब हमारी पढ़ाई नहीं होती, क्लासेस नहीं चलती, या टीचर्स आते हैं हमें समझ नहीं आता है। ऐसी कोई दिक्कत हमारे यहाँ पर नहीं होती। इसीलिए हम बच्चों हर बैच में इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन जो है वो बच्चों के लिए रखते हैं। बच्चा आराम से इंस्टॉलमेंट में ये सारा पेमेंट जो है वो कर सकता है। तो ये आंसर राइटिंग का बैच जो है वो 1999 में आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो, हर महीने पे कर सकते हो, और अपनी आंसर राइटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। जो बच्चे एनसीईआरटी बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी का बैच जो है 8 महीनों का लंबा बैच आप लोगों के लिए, चैप्टर बाय चैप्टर बैच, एक एक चैप्टर जो है डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। वहां से आप आसानी से एनसीईआरटी के जो सारे टॉपिक्स हैं, इस साल अगर आपने प्रीलिम्स का 2024 का पेपर देखा होगा, बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए वो एज इट इज एनसीईआरटी से उठ करके आए, चाहे वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, इकोनॉमी का क्वेश्चन हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, हर प्रकार का क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी इसीलिए कहा जाता है, एनसीईआरटी जो है वो हमारी अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो हम आसानी से यूपीएससी की प्रिपरेशन में, यूपीएससी की दुनिया में कदम रख सकते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे यूपीएससी की दुनिया में जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक, एकदम बेसिक लेवल जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करवाया जाता है एनसीईआरटी बैच के अंदर। और एक लंबा बैच है, ये लंबा बैच 8 महीनों का बैच है, और इस पर अभी आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 12,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल 2,999 में आपको उपलब्ध हो रहा है। तो जो बच्चा इस बैच के साथ जुड़ना चाहता है 75% डिस्काउंट के साथ में इस बैच से जुड़ सकता है। बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, फिर आप वो डिस्काउंट के साथ में बैच नहीं ले पाओगे। और जो बच्चे गुरुकुल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, गुरुकुल हमारा एक बहुत
अलग प्रकार का इनोवेशन, एक जबरदस्त इनोवेशन ऑफलाइन क्लासेस की दुनिया में, जहां हम बच्चे जो है वो हमारे साथ में ऑफलाइन बैच के साथ गुरुकुल कैंपस जो हमारा नोएडा के अंदर है उसके साथ में जुड़ करके फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन एक साथ करता है। हर रोज इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, हर रोज आपको जो है स्टेज पर बुलाया जाता है, अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन देने को बोला जाता है, हर रोज आपसे क्वेश्चन आंसरिंग जो है वो की जाती है। कभी भी क्लास में टीचर जो है वो आपसे कभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन कर सकता है। प्रीलिम्स की तैयारी करवाई जाती है, क्वेश्चंस करवाए जाते हैं प्रीलिम्स के, मेंस के आंसर राइटिंग जो है वो आपको कराई जाती है। एक जबरदस्त प्रकार का इनोवेशन जो है यहाँ पर बच्चों को करवाया गया है हमारी तरफ से। और अ, इसके अलावा भी जो बच्चों की समस्याएं सर, हमारी जो है लाइब्रेरी की फैसिलिटी हमें चाहिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं वगैरह वगैरह, सब कुछ आपको किसी भी चीज़ का हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, मेंटर्स के मार्गदर्शन में, गाइडेंस में आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब हेडेक आप हमारे ऊपर छोड़ देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, जो मार्गदर्शन आपको दिया जा रहा है, उस मार्गदर्शन के तहत आपको पढ़ाई करनी है। तो जो बच्चे इससे जुड़ना चाह रहे हैं, नया बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कल ही स्टार्ट हो चुका है 15 जुलाई से। ज्योग्राफी के साथ में उजांग सर ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है इसको। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। नया बैच जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा जो ऑनलाइन कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्टर बैच उन सभी बच्चों के लिए अवेलेबल है। कॉन्सेप्टर बैच 2 साल का बैच होता है हमारा, एक जबरदस्त, ये भी एक अलग प्रकार का इनोवेशन है, जहां हम फर्स्ट ईयर में बच्चों के एकदम बेसिक्स कवर कराते हैं, बेसिक्स क्लियर कराते हैं, और सेकंड ईयर में जाकर के उनको एकदम प्रीलिम्स मेंस के लेवल पर जो है प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपए का बैच है, लेकिन फिलहाल आपको 30,000, 30,000 रुपए में उपलब्ध है। उसमें भी आप 3,000 रुपए पर मंथ की ईएमआई में इस बैच को ले सकते हैं। हर महीने 3-3 हज़ार रुपए पे करके भी इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। तो बैच हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकता है। अभी डिस्काउंट मिल रहे हैं, बाद में ये डिस्काउंट सभी बैचेस पर आपने देखा होगा, बड़े बड़े डिस्काउंट है, 50%, 75%, ऐसे बड़े बड़े डिस्काउंट अभी आपको मिल रहे हैं, जो आगे चल करके खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जो बच्चा जुड़ना चाह रहा है डेफिनेटली अभी जुड़ सकते हैं। गुरुकुल बैच पर भी 50% डिस्काउंट अभी आपको मिल रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाद में ये सारे डिस्काउंट्स बंद हो जाने वाले हैं अगले कुछ समय में, फिर आपको पूरी फीस पे करके ये बैचेस जो हैं वो ज्वाइन करने पड़ेंगे। तो जो जुड़ना चाह रहा है, अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, जल्दी से जल्दी इनके साथ में जुड़े। चलिए, तो ओशिनोग्राफी वाला पार्ट जो हमने देखा था, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। अब कहाँ से पढ़ेंगे सर, कौन सी बुक होगी जिससे हम ये सब पढ़ेंगे? एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पर कवर करनी रहेंगी। जो बच्चा खुद से प्रिपरेशन कर रहा है, जो बच्चा मेरे बैच में ज्वाइन होगा, इस ऑप्शनल बैच के साथ में जुड़ेगा, उसको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर, कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं सर हमने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, अभी हमें क्या ऑप्शनल समझ आएगा। वो टेंशन आप मुझ पर छोड़ दो। आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आपको टॉपिक जो है, सब्जेक्ट जो है वो समझ आए, ये जिम्मेदारी हमारी टीचर्स की, फैकल्टी की। तो हम आपको जो है वो पढ़ाएंगे डेफिनेटली एनसीईआरटी के लेवल से, बिल्कुल बेसिक से लेकर के, एकदम जीरो से लेकर के फिर एकदम ऑप्शनल के लेवल तक आपको पढ़ाने का काम हमारा है। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ही किसी किताब को हाथ लगाएं। आप डायरेक्ट किसी किताब को पढ़ने जाएंगे आपको नहीं समझ आएगी। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद ये किताबें जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है उनकी तरफ बढ़े। जो बच्चा बैच ज्वाइन करेगा वो डेफिनेटली बैच से पढ़ने के बाद सीधा इन स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ सकता है, कोई समस्या है नहीं। यहाँ पर 2 किताबें जो हैं वो आपको देखने को मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाती है। ओशिनोग्राफी बाय शर्मा एंड वटाल, समुद्र विज्ञान शर्मा एंड वटाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ये एक अच्छी किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर ओशिनोग्राफी बाय सविंद्र सिंह, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ये भी, इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक, ऐसा नहीं कि आप दोनों ही बुक लेकर के बैठ गए तो समय बहुत ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा और आपको फायदा बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे में आपको किसी एक बुक के साथ में शर्मा एंड वटाल या सविंद्र सिंह, दोनों में से किसी एक किताब को यहाँ पर पढ़ना रहता है। और एनसीईआरटी, पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएंगे। अगर आप मेरे साथ क्लास में जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्लासरूम में पढ़ेंगे, देन हमारे जो क्लासरूम के नोट्स होंगे उन क्लासरूम के नोट्स को पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली किसी स्टैंडर्ड बुक की तरफ बढ़ सकते हैं। और एनसीईआरटी तो वैसे भी पढ़नी पड़ेगी, आप क्लास में पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से हमारे सामने जीएस में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीलिम्स में सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस में सीधे सीधे एनसीईआरटी से क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहां पर हमारी हेल्प डेफिनेटली एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती है।
तो एनसीईआरटी प्लस इनमें से कोई एक बुक, बस यही हमें पढ़ना होता है, इसी से हमारा पूरा पार्ट जो है वो कवर हो जाता है। राइट, चलिए तो अब सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इससे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।